हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने एसएससी जीडी के लिए जो है वो टॉप 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है दोस्तों। और इस सेट के माध्यम से हम एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। और उनसे बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट सवाल होते हैं उन सभी को हम साइड में नोट करते चलते हैं दोस्तों, जिनको आप भी मेरे साथ नोट करते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमें जिद क्या है, हमें जिद वर्दी की है, जिद वर्दी की है जिसको हम लेकर रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं पांचवें प्रैक्टिस सेट पर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला सवाल है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों। देखिए, जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या कवि दिनकर होगा, या राम होगा, या दशानन होगा, या कबीर होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है जिसके 10 आनन, आनन अर्थात मतलब मुख, जिसके 10 मुख होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दशानन कहते हैं, अर्थात रावण की ओर इशारा किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आइएगा अब थोड़े इंपोर्टेंट वाक्यांश के लिए शब्द नोट कीजिएगा। जिसकी गिनती पहले हो उसको हम क्या कहेंगे, क्या जिसकी गिनती पहले हो उसको हम क्या कहेंगे, जिसकी गिनती पहले हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आप नोट करेंगे। और दोस्तों आप लिखेंगे जिसका त्याग न हो सके, जिसका त्याग न हो सके उसे हम क्या कहेंगे, जिसका त्याग न हो सके, जिसका त्याग न हो सके उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी भी नोट कीजिएगा दोस्तों। जैसे जिसके पास कुछ न हो उसको हम क्या कहेंगे, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप और नोट करेंगे, दाग कर छोड़ा गया सांड, जैसे गांव में छोड़ देते हैं ना दाग के सांड को, दाग के छोड़ा गया सांड, दाग कर छोड़ा गया सांड उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। और जैसे एक और इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। ये सभी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, जिसकी गिनती पहले हो उसको हम क्या कहेंगे, अग्रगण्य, क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रगण्य कहेंगे। अग्र का मतलब होता है आगे और गण्य का मतलब गिनती में, जिसकी गिनती आगे हो उसके बोलेंगे हम अग्रगण्य दोस्तों। और जिसका त्याग न हो सके उसको बोलेंगे हम अपरिहार्य, क्या बोलेंगे, अपरिहार्य। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या है, अपरिहार्य। और जिसका त्याग हो उसको हम बोलेंगे परिहार्य। ठीक है दोस्तों, जिसके पास कुछ न हो उसको हम क्या बोलेंगे, अकिंचन, क्या बोलेंगे, अकिंचन बोलेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है दोस्तों, अकिंचन बोलेंगे। और दाग के छोड़ा गया सांड उसको हम क्या बोलते हैं, अंकित बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अंकिल बोलते हैं। नोट करेंगे, क्या बोलेंगे, अंकिल बोलेंगे दाग कर छोड़े गए सांड को। और जिसका इलाज न हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, असाध्य, क्या बोलते हैं, असाध्य बीमारी, क्या बोलेंगे उसको दोस्तों, असाध्य बोलेंगे। और जिसका इलाज हो सके उसे हम साध्य बोलेंगे। आएंगे एक बार रिवीजन करेंगे, जैसे जिसकी गिनती पहले हो उसको बोलेंगे अग्रगण्य, जिसका त्याग न हो सके अपरिहार्य होता है, और जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन बोलते हैं, दाग के छोड़ा गया सांड उसको हम अंकिल बोलते हैं, और जिसका इलाज न हो सके उसको हम असाध्य बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस प्रकार से पूछा गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस घर घर में यही दशा है, क्या गांव में, या गांव के, या गांव तक, या गांव की। तो दोस्तों आपको बताना है रिक्त स्थान में यहाँ पर क्या आएगा। तो देखेंगे, इस गांव में घर घर में यही दशा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रकार से गलत हो जाता है। और इस गांव के घर घर में यही दशा है, तो दोस्तों इस गांव के घर घर में यही दशा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस गांव तक भी नहीं होगा, और गांव की भी बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बारिश की बूंदें रही हैं, क्या बरस रही हैं, या टपक रही हैं, या गिर रही हैं, या रिस रही हैं। तो दोस्तों कुछ मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर देंगे बरस रही है, जो कि हमारा बिल्कुल आयोग ने गलत माना है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे,
बारिश की बूंदें क्या टपक रही हैं, क्या कर रही है, टपक रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गिर भी नहीं होगा, सी भी गलत हो जाएगा, और डी रिस भी हमारा बिल्कुल एकदम गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि आपको इस वाक्य में बतानी है कि कहां पर त्रुटि है। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो दोस्तों आपको बताना है क्या उन छात्रों को त्रुटि है, या पूछा, या शिक्षक ने, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो दोस्तों उन छात्रों को नहीं दोस्तों, यहाँ पर हो जाए उन छात्रों से पूछा। किससे पूछा, उन छात्रों से पूछा, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी त्रुटि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी कि आपको बताना है आसक्त का विलोम क्या होता है दोस्तों। क्या विरक्त होता है, या दोस्तों विस्तृत होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर विस्तृत ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। विस्तृत लिखा जाता है इस प्रकार से, किस प्रकार से, विस्तृत लिखा जाता है इस प्रकार से। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की हो गई है दोस्तों। और सी ऑप्शन क्या है हमारा, अनासक्त हो जाएगा या सक्त हो जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे असक्त की। असक्त का जो हमारा विलोम होता है वो हो सकता है अनसक्त, क्या होता है, अनासक्त होता है। और अगर बात करें विरक्त की, तो दोस्तों जो हमारा विरक्त है, विरक्त का विलोम होता है अनुरक्त। क्या होता है, नोट करेंगे, अनुरक्त होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें सक्त की, असक्त की, तो दोस्तों असक्त, सक्त का विलोम होता है आसक्त। क्या होता है, आसक्त होता है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं हम कुछ और इंपोर्टेंट विलोम शब्द की, साइड में जो है नोट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएंगे रिजु का विलोम क्या होता है। किसका दोस्तों, रिजु का बताएंगे। आप मुझे बताएंगे रित का, क्या बताएंगे, रित का विलोम क्या होता है। और आप मुझे बताएंगे कनिष्ठ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, आप नोट करेंगे। और आप मुझे बताएंगे कृष्ण, कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, क्या, कृष्ण का विलोम बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे कोलाहल, बहुत पूछा जाता है, क्या, कोलाहल। कोलाहल भी बहुत पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा दोस्तों। तो आएंगे सबसे पहले अगर हम बात करें रिजु की, रिजु का जो विकल्प विलोम होता है दोस्तों वो होता है वक्र। क्या होता है, वक्र। वक्र का मतलब होता है तिरछा। और अगर बात करें रित की, रित का क्या होता है, अनरित होता है। क्या होता है, अनरित होता है, नोट करेंगे। बात करें कनिष्ठ की, कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। आप सभी को पता है क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। और अगर बात करें हम कृष्ण की, कृष्ण का जो विलोम होता है वो होता है शुक्ल। क्या होता है, शुक्ल होता है, नोट करेंगे। और अगर बात करें कोलाहल की, कोलाहल, कोलाहल होता है जहां पर शांति नहीं होती, अशांति होती है, तो कोलाहल का विलोम हो जाएगा शांति। क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे एक बार, रिजु का विलोम वक्र होता है, रित का अनर्थ होता है, और कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, और कृष्ण का शुक्ल होता है, कोलाहल का शांति होता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है स्वल्प। क्या बताना है, स्वल्प युग आपको विकल्प बताना है दोस्तों, जो कि विलोम हो जाएगा। अगर बात करें हम अवस्था, क्या अवस्था हो जाएगा, क्या चिरायु हो जाएगा, या दीर्घ हो जाएगा, या अल्पायु हो जाएगा। तो स्वल्पायु का जो हमारा विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चिरायु। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें अल्पायु की, अल्पायु का विलोम क्या होता है, अल्पायु का होता है दीर्घायु। क्या होता है, दीर्घायु होगा दोस्तों। और दीर्घ का क्या होता है, दीर्घ का होता है लघु। लघु, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आइए दोस्तों कुछ और विलोम शब्द जो है इंपोर्टेंट है उनको भी हम नोट करेंगे। जैसे आप नोट करेंगे खंडन, खंडन का विलोम क्या होता है आप नोट करेंगे। और आप नोट करेंगे गहरा, जैसे मैं बोल दूं ये समुद्र बहुत गहरा है, गहरा का विलोम क्या हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे तामसिक, क्या बताएंगे, तामसिक का विलोम बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे तिक्त, आप मुझे बताएंगे तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा, तिक्त, रिक्त नहीं है ये, तिक्त है, याद रखना है। और आप मुझे बताएंगे थोक, जैसे कोई वस्तु हम थोक में खरीदते हैं ना, थोक में खरीदना, उसका विलोम क्या हो जाएगा। तो आएंगे अगर बात करें खंडन की, खंडन का होता है मंडन। क्या होता है, मंडन होता है। और जो गहरा होता है, गहरा का होता है आपका उथला। क्या होता है,
उथला होता है, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, छिचला भी हम इसी को बोलते हैं। आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है, क्या छिचला भी इसी का होता है। और अगर बात करें तामसिक की, तामसिक का होता है सात्विक, क्या होता है, सात्विक होता है। और अगर बात करें हम तिक्त की, जो हमारा तिक्त है, तिक्त का विलोम होता है मधुर, क्या होता है, मधुर होता है। आपको याद रखना है कर्कश का भी मधुर ही होता है। अगर बात करें थोक की, किसी वस्तु को थोक में खरीदना या किसी वस्तु को फुटकर में खरीदना, क्या, फुटकर में खरीदना, थोक का विलोम हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे खंडन का विलोम मंडन होता है, गहरा का उथला या छिचला होता है, तामसिक का सात्विक होता है, तिक्त का मधुर होता है, और थोक का फुटकर होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। निम्न शब्द में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सी जो है वो अशुद्धि है। देखेंगे क्या ज्योतिषी गलत लिखा हुआ है, या डरादीची लिखा हुआ है, या ताज्जुब लिखा हुआ है, या दशहरा लिखा हुआ है। तो दोस्तों ज्योतिषी भी एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और ताज्जुब भी एकदम बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, और दशहरा भी एकदम राइट लिखा हुआ है। अगर बात करें डराची, डराची कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है दधीची, क्या होता है, दधीची शब्द होता है, जो कि एकदम बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया ओजस्वी, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ओजस्वी, आप मुझे बताएंगे ओजस्वी मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और आप मुझे बताएंगे ओत्सुक क्या है, क्या बताएंगे, ओत्सुक्त बताएंगे मुझे, आप मुझे बताएंगे ओत्सुक्त मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और दोस्तों आप मुझे और इंपोर्टेंट बताएंगे, जैसे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कर्तव्य, क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कर्तव्य जो लिखा है ये क्या शुद्ध है या अशुद्ध है। और आप मुझे बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है कोमलांगिनी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या, मुझे बताएंगे कोमलांगिनी जो शब्द मैंने लिखा है ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और आप मुझे बताएंगे कृषांगिनी, क्या बताएंगे, कृषांगिनी बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें ओजस्वी की, ओजस्वी बोलेंगे भैया गलत लिखा गया है, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, ओजस्वी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है ऊर्जस्वी, क्या होता है, ऊर्जस्वी, नोट करेंगे। और अगर बात करें ओत्सुक्त की, ओत्सुक्त कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, दोस्तों शब्द होता है ओत्सुक, क्या होता है, ओत्सुक, यानी कि आधा तय हमारा यहाँ पर आएगा, वर्तनी का शब्द है, देखेंगे ध्यान से। और अगर बात करें कर्तव्य की, भैया आप बताएंगे ये भी गलत है कर्तव्य भी जो आपने लिखा है, तो फिर शुद्ध किस प्रकार से होगा, कर्तव्य दोस्तों शुद्ध होगा इस प्रकार से, जो रह है हमारा ये रेफ रूप ये तय के ऊपर आएगा दोस्तों। अगर बात करें शब्द कोमलांगिनी की, कोमलांगिनी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है कोमलांगी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या, कोमलांगी शब्द होता है। और इसी प्रकार से अगर बात करें कृषांगिनी, कृषांगिनी भी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है कृषांगी, क्या होता है, कृषांगी होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से वो पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, क्या कारीगर शुद्ध लिखा हुआ है, या भिखारी शुद्ध लिखा हुआ है, या औषधि शुद्ध लिखा हुआ है, या सच शुद्ध लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा यहाँ पर कारीगर जो है एकदम बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो भिखारी है, भिखारी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है बेकारी, क्या होता है, बेकारी होता है शब्द, आपको याद रखना है। और औषधि भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, औषधि भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, औषधि इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको याद रखना है। और सच, सच भी ऐसे नहीं लिखा जाता, आप सभी को पता है, सच लिखा जाता है ऐसे, सच, सच यानी ट्रुथ। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट वर्तनियां नोट करेंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रहणी, क्या, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रहणी, ये शब्द लिख दिया, आप मुझे बताएंगे मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और आप मुझे बताएंगे विरहिणी, क्या, आप मुझे बताएंगे विरहिणी, मैंने एक शब्द यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे बताएंगे कि ये मैंने शुद्ध लिखा है या शुद्ध लिखा है। और एक शब्द और ले लेते हैं जो इंपोर्टेंट है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कुमुदिनी, क्या लिख दिया, मैंने शब्द लिख दिया कुमुदिनी, यहाँ पर आप बताएंगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है। और जैसे एक शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है चहर दीवारी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया चहर दीवारी, आप मुझे बताएंगे कि शुद्ध है या
अशुद्ध है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको नोट करेंगे आएंगे। अगर बात करें ग्रहणी की, आप बोलेंगे भैया गलत लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? ग्रहणी लिखा जाता है इस प्रकार से, आपको याद रखना है दोस्तों। किस प्रकार से? इस प्रकार से गृहिणी लिखा जाता है। और अगर बात करें विरहिणी की, विरहिणी भी हमारा जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा विरहिणी शब्द होता है। क्या होता है? विरहिणी शब्द होता है, आपको याद रखना है। और बात करें कुमुदनी की, कुमुदनी आप बोलेंगे भैया ये मात्रा गलत हो गई है, तो किस प्रकार से लिखी जाएगी? कुमुदिनी, इस प्रकार से जो है ये शुद्ध लिखा जाता है। और अगर बात करें चार दीवारी की, चार दीवारी कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, आपको याद रखना है, शब्द होता है चार दीवारी। क्या होता है? चार दीवारी शब्द होता है, जो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, तो आपको बताना है पा पाया की जगह हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? या दे पाया, या ले पाया, या कर पाया, या भर पाया। तो दोस्तों देखेंगे, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, तो इसकी जगह हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं ले पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो आपको बताना है आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या होश में आना हो जाएगा, या काबू में आना हो जाएगा, या बेहोश हो जाना, या बहुत गुस्से में आना हो जाएगा? तो देखेंगे, आपे में आने का मतलब हो जाता है होश में आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो है किस प्रकार से पूछा गया है, देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो आपको बताना है जनता के अंदर यहाँ पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? क्या के पास कर सकते हैं, क्या के भीतर कर सकते हैं, या हम जनता में कर सकते हैं, या किसी बदलाव की जरूरत नहीं है? तो देखेंगे, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं जनता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जनता में असंतोष फैल गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपको बताना है ये वाक्य दिया गया है, इसमें किस भाग में त्रुटि है। देखेंगे, रमा देवी एक विद्वान महिला थी, क्या एक विद्वान में त्रुटि है, या कोई त्रुटि नहीं है, या महिला थी में त्रुटि है, या रमा देवी? तो आपको याद होगा रमा देवी एक विद्वान, सबसे पहले तो जो विद्वान महिला होती है उसको विद्वान नहीं बोलते, उसको बोलते हैं विदुषी। क्या बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं, आपको याद रखना है। तो हमारे किस भाग में त्रुटि हो गई? एक विद्वान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या सुखात होगा, या सुखदाई होगा, या फलदाई होगा, या फलक होगा? तो दोस्तों ठीक परिणाम देने वाला होता है फलदाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फलक, फलक क्या होता है? आसमान। आपने वो गाना सुना होगा ना, फलक तक चल साथ मेरे, तो आएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द नोट करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, और आपको याद भी करने हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछ लूं सरकार की तरफ से आई सूचना, क्या सरकार की तरफ से आई सूचना को हम क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से आई सूचना, सरकार की तरफ से आई सूचना, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? आप मुझे बताएंगे, और दोस्तों आप मुझे बताएंगे बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, जैसे जिसे, जिसके बाहें घुटने तक हो, क्या बताएंगे? जिसकी बाहें घुटने तक हो, आप मुझे बताएंगे उसको क्या कहेंगे? जिसकी बाहें कहां तक हो? घुटने तक हो, उसको हम क्या कहेंगे? आप मुझे बताएंगे। और दोस्तों आप नोट करेंगे जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसको हम
क्या कहेंगे दोस्तों। और आप एक और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा। क्या, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, आप नोट करेंगे या आप मुझे बताएंगे। देखिए, सरकार की तरफ से आई सूचना को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अधिसूचना। क्या नोट करेंगे, अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। और जिसकी बाहें घुटने तक हो उसको हम क्या कहते हैं, आजानु बाहु। क्या कहते हैं, आजानु बाहु हम उसको कहते हैं। और अगर बात करें हम जिसकी आशा न की गई हो, यानी कि वो हमारी आशा से परे है, उसको हम क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, यानी कि किसी चीज को पाने की जो इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं विप्सा। और किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा जो होती है उसको हम बोलते हैं अभिप्सा। क्या बोलेंगे, अभिप्सा हम उसको बोलेंगे दोस्तों। आएंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आंखें बंद करके। सरकार की तरफ से आई सूचना उसको हम अधिसूचना बोलते हैं। और जिसकी बाहें घुटने तक हो उसको अजानुबाहु बोलते हैं। और जिसकी आशा न की गई हो उसको हम आशातीत बोलते हैं। और किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को हम अभिप्सा कहते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। आज इस साल का पहला तूफान क्या आया या चला या नाचा या उठा। क्या आप मुझे बताएंगे कि जो तूफान है वो क्या उठता है या नाचता है या चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आया। आज इस साल का पहला तूफान आया। क्या आया, पहला तूफान आया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नलिन का समानार्थी शब्द है, यानी आपको बताना है नलिन का पर्यायवाची। क्या कपड़ा होता है, क्या जल होता है, क्या कमल होता है, क्या स्वर्ग होता है। तो दोस्तों नलिन किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। मैंने आपको कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए हैं, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर आपने भी पिछले सेट नहीं किया तो प्लीज जाके कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर बात करें कपड़े की, कपड़े के भी मैंने आपको सभी बता चुके हैं दोस्तों, जैसे परिधान, वसन, पट, सब मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अगर बात करें जल की, जल किसको बोलते हैं, जैसे नीर होता है, पानी होता है, तोय होता है, क्या होता है, तोय होता है, और अंबु होता है। आप नोट करेंगे। और अब आ जाइए कुछ और इंपोर्टेंट नोट करेंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे ऊसर का पर्यायवाची क्या होता है। क्या बताएंगे, ऊसर का क्या पर्यायवाची होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा बोर्ड जो है वो हैंग करने लगा है, रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ। जैसे आएंगे, जैसे आप मुझे बताएंगे ऊसर का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है दोस्तों। फिर दोस्तों आप मुझे बताएंगे ऊंचा का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताएंगे जैसे रिद्धि, आप मुझे बताएंगे रिद्धि का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप नोट करेंगे एकांत, जैसे एकांत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। और आप और नोट करेंगे जैसे सोना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोना का पर्यायवाची क्या होता है। और आप मुझे बताएंगे ओज, क्या बताएंगे, ओज नोट करेंगे, ओज पर्यायवाची किसका होता है दोस्तों। तो आएंगे, अगर बात करें ऊसर की, ऊसर का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है शस्यहीन। क्या होता है, शस्यहीन होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें हम ऊसर की ओर, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुपजाऊ कह सकते हैं। क्या, अनुपजाऊ कह सकते हैं हम। और क्या कह सकते हैं हम, वो आप नोट करेंगे जैसे बंजर भी हम ऊसर भूमि को ही कहते हैं। जैसे कोई भूमि बंजर हो जाती है ना, उसको हम ऊसर कहते हैं। जैसे बात करें ऊंचा की, ऊंचा का क्या होता है, इंपोर्टेंट नोट करेंगे उत्ताल, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उत्ताल हमारा किसका होता है, ऊंचा का होता है। और क्या होता है, और होता है उत्तुंग, एक और नोट करेंगे उत्तुंग। और जैसे इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे उद्दात, क्या हो जाएगा, उद्दात हो जाएगा। उद्दात भी हमारा जो है वो ऊंचा का ही हो जाएगा। मैं दोस्तों जितने भी आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कीजिएगा। और क्या कह सकते हैं, और बुलंद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बुलंद कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, बुलंद कह सकते हैं। उधर तो आपको पता ही होगा, उधर मैं यहाँ पर नोट नहीं करूंगा। अगर बात करें रिद्धि की, रिद्धि को हम क्या कहते हैं, जैसे रिद्धि को कहते हैं हम वैभव। क्या कहते हैं, वैभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है, समृद्धि। क्या है, समृद्धि, हम रिद्धि को ही कहते हैं। और क्या हो जाएगा, और हम इसको क्या कह सकते हैं, संपन्नता। क्या कह सकते हैं, संपन्नता कह सकते हैं, नोट करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे एकांत की। एकांत को हम क्या कह सकते हैं, जैसे निर्जन, जहां पर कोई भी जन न हो, निर्जन। निर्जन हम कह सकते हैं दोस्तों। और कह सकते हैं हम वीरान जगह। क्या कह सकते हैं, वीरान कह सकते हैं दोस्तों। और हम क्या कह सकते हैं, सूना। तुम बिन सूना सूना है सब, यहाँ पर हम सूना कह सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें सोना की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। जैसे सोने को हम क्या क्या कह सकते हैं, एक तो हम कंचन कह सकते हैं, कंचन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और क्या कह सकते हैं, कुंदक। नोट करेंगे, कुंदक। कुंदक भी किसका पर्यायवाची है, सोने का पर्यायवाची है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाटक। हाटक भी हम किसको कहते हैं, सोने को कहते हैं। और जात रूप, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट करेंगे, जात रूप। जात रूप भी हम किसको कहते हैं, सोने को कहते हैं। और आपको पता है कनक, कनक भी हम सोने को कहते हैं। और स्वर्ण तो आपको पता ही होगा, स्वर्ण मैं यहाँ पर नोट नहीं करूंगा। और अगर बात करें ओज की, ओज को हम क्या कह सकते हैं, ओज को कह सकते हैं बल। क्या कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, ताकत को भी तो कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और कांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, कांति हम ओज को ही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, दम। तुम में कितना दम है। आएंगे दोस्तों, एक बार से रिवीजन करेंगे। जैसे ऊसर, ऊसर को हम सस्यहीन कह सकते हैं, अनुपजाऊ कह सकते हैं, और बंजर कह सकते हैं। और ऊंचा, ऊंचा की बात करें, उत्ताल, उत्तुंग, उद्दात और बुलंद कह सकते हैं। रिद्धि को हम वैभव, समृद्धि और संपन्नता कह सकते हैं। एकांत को हम निर्जन, वीरान और सोना कह सकते हैं। सोना, सोने को हम कंचन कह सकते हैं। कुंदक, हाटक और जातरूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कनक भी हम सोने को ही कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें ओज की, ओज को क्या बोलेंगे, बल, ताकत, कांति और दम भी हम इसी को कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। कांटों पर लेटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कांटों पर लेटने का क्या संकट में डालना हो जाएगा, या बाधा दूर करना होगा, या बेचैन करना होगा, या अड़चन पैदा करना। तो दोस्तों कांटों पर लेटना का मतलब होता है बेचैन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि मैं गाने का कसरत कर रहा हूं। क्या, मैं गाने का कसरत कर रहा हूं। क्या कसरत की जगह अभ्यास कर सकते हैं, या किसी बदलाव की जरूरत नहीं, या समर्पण कर सकते हैं, या व्यायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है गाने का कसरत नहीं होता, गाने का होता है अभ्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे बिल्कुल जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है गद्यांश आ गया है, देखेंगे। रिक्त स्थान 1 में उपयुक्त विकल्प चुनो। यानी कि आपको बताना है रिक्त स्थान 1 में क्या आएगा। जैसे जिगर को सबल करने के लिए हमें नियमित, क्या जिगर आएगा, या शरीर, शरीर को सबल करने के लिए हमें नियमित, या परिवार आएगा, या काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा शरीर। ऑप्शन नंबर बी हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शरीर। क्या आएगा, शरीर आ जाएगा। शरीर को सबल करने के लिए हमें नियमित। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 19 में देखेंगे क्या आएगा। तो पहले ऑप्शन में तो हमारा आ चुका है क्या, शरीर। यहाँ पर आ चुका है शरीर, आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। क्या व्यायाम करना चाहिए, या भाषण करना चाहिए, या जाना चाहिए, या सोना चाहिए। तो आप सभी को पता है शरीर को सबल बनाने के लिए हमें व्यायाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, व्यायाम आ जाएगा। आपको याद रखना है, आप सभी भी व्यायाम कीजिए सुबह को उठ कर डेली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आज का हमारा अंतिम सवाल है। और दोस्तों आप सभी को क्या करना है, आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपको जरूर बताना है कि आपको सेट कैसा लगा, और आप जो भी एडवाइस देना चाहते हैं आप प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, यहाँ पर आया है व्यायाम। क्या आया है, व्यायाम आया है। और यहाँ पर क्या आया है, शरीर आया है। क्या आया है, शरीर आया है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो पढ़ेंगे। रिक्त स्थान 3 में उपयुक्त विकल्प
चुनो। यानी कि शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, के लिए हमें खेलना, दौड़ना और टहलना चाहिए, या स्वास्थ्य के लिए, या कार्य के लिए, या व्यवहार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना और टहलना चाहिए। क्या? स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना और टहलना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे आपको यहाँ पर इसी प्रकार से जो है वो प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अब कल 7 बजे। तो इसी प्रकार से अच्छी तरीके से घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए दोस्तों। थैंक यू।